हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे इसमें लोग पढ़ेंगे पहले के लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे और एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे, है ना। सबसे पहली बार खेती किस चीज़ की हुई या कहाँ पे हुआ सबसे पहली बार खेती, ये सब के बारे में। ठीक है, और मेनली इसमें 4 टॉपिक एक एक वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले अतीत के बारे में जानना, मतलब अतीत का मतलब कहने की जो अतीत है, अतीत का मतलब होता है कि पहले के बारे में। ठीक है, क्या हम लोग इसमें ये जो अतीत है इसके में कहने का मतलब हम लोग पहले के बारे में जानेंगे कि पहले के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या चीज़ करते थे, है ना। सबसे पहली बार उन लोग किस चीज़ की खेती करी, कहाँ करी, वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जैसे हमने बताया कि पहले लोग कहाँ रहते थे, है ना। गंगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। मगध जो साम्राज्य था, चंद्रगुप्त, हम लोग सुने होंगे शायद में भी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर जो हमारा देश है जिसका नाम भारत है, उसका भारत नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ मिला ना कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इसमें जो एनसीईआरटी में देखिए कैसे इसमें बताया जाता है कि सबसे पहले एक बच्चों को ही उसे बिठाया जाएगा। एनसीईआरटी के ये बताने का तरीका है कि एक बच्चा ही उसमें खुद से क्वेश्चन करेगा और फिर उसमें आपको जवाब, जैसे इसमें है एक बच्चा एक सवाल करते हैं, क्या रसीदा नाम है उसका। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि रसीदा, ये जो है, जो रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसके निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, मतलब ये लड़की है, ये देखिए ये लड़की है, ये रसीदा, इसका नाम इसमें रसीदा बताया गया है। इसमें बोला गया एक लड़की जो रसीदा है सुबह सुबह अखबार पढ़ रही थी, मतलब पेपर पढ़ रही थी। तो उसमें कहीं एक हेडलाइन में लिखा हुआ था कि आज से 100 साल पहले। आज उसको दिमाग में आया कि आज से 100 साल पहले, मतलब इतने वर्षों के बारे में लोग कैसे जान सकते हैं। उस पेपर में लिखा होगा उसके बारे में कुछ, 100 साल पहले ऐसा था ऐसा था। तो ये सोचिए कि इतना साल पहले लोग कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले कैसे हो सकता है कि नहीं। इसके बारे में इसका जिज्ञासा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछिए। उसके बाद में एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखिए कैसे इसको पढ़ाती है, फिर कैसे बताती है कि इसका क्या कैसे जान सकते हैं हम। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है आपका कैसे पता लगाएं। मतलब ये जब क्वेश्चन जब पूछा, सॉरी जो पूछी लड़की, तो इसके बाद इसमें एनसीईआरटी खुद लिखती है इसका पता कैसे लगाया जाए। जैसे इसमें लिखता है क्या कि या हम यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। जैसे क्या आज हम लोग क्या करते हैं कि जो न्यूज़पेपर होता है, वो कल कोई घटना घट गया, उसके बाद ना सुबह में आता है कि हाँ फलना जगह कल के डेट में, यानी फलना जगह इतने गाड़ी पलट गई, यहाँ पे इतनी ये चोरी हो गई, वगैरह वगैरह। सब क्या होता है कि पास्ट में जो घटना, यानी कि जो कल घट चुका है, जैसे ये आज आज का डे है, ये मान लीजिए टुडे है, ये कल है। तो ये जो जो कल जो घटा इसी को ना अखबार में लिखता है आज। तब हम लोग आज पढ़ते हैं कि हाँ कल ये जगह पे ये हुआ था, और आज मतलब हम लोग आज ये पढ़ रहे हैं। या फिर क्या सुन, रेडियो सुन सकते हैं ना, कि रेडियो में भी बताता है जैसे कल फलाने जगह पे बाढ़ आ गया था, या वहाँ के जो एक जगह घर गिर गया इतने, वगैरह वगैरह। सब क्या सुनते हैं, रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं, या हम लोग टीवी देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, है कि नहीं, ये सब कर सकते हैं कि नहीं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति, क्या कर रहा है कि कल के क्या हुआ था, कल उसको जानने के लिए हम अखबार पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर सोचता है अगर 1 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानने के लिए हम कोई ऐसा व्यक्ति को ढूंढेंगे जो उस समय रहा होगा, है कि नहीं। जब वो कांड हुआ होगा उस साल, पिछले साल, जैसा 2026 चल रहा है, तो 25 में क्या हुआ था, तो 25 में कोई ना कोई आदमी होगा, हमारे पापा ही होंगे, है ना, या बड़े भाई होंगे, तो उनसे मिलेंगे, वो बता देंगे क्या हुआ था, है कि नहीं। जिसके पास स्मृति कहने का मतलब मेमोरी, बोलूँगा उनको याद हो, है ना। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था कैसे जान सकते, जैसे जैसे आप लोगों का या कितना का जन्म हुआ होगा, मान लीजिए 2005 में, ठीक है। तो भाई 2005 को जब, मतलब 2010 का घटना याद रखेंगे, 11 का याद रख सकते हैं हल्का फुल्का, है कि नहीं। आज 25 का याद रखेंगे, लेकिन सन 2000 में क्या हुआ था आपको पता है। लेकिन आप किन से पूछेगा, इतना डिफरेंस हो सकता है। ये समझिए कि 1700 में क्या हुआ था, या 1 लाख साल पहले क्या हुआ था, उसको कैसे जानेंगे आप। आपको तो पिताजी भी नहीं होंगे, दादा भी नहीं होंगे, तो 1 साल पहले घटना कैसे जानिएगा, है कि नहीं। वही इसमें बताया जाएगा आगे। ठीक है, आगे देखिए, इसे पहले साफ कर देते हैं। देखिए अब है, देखिए इसमें क्या लिखता है कि आप क्या कहते हैं कि अतीत के, देखिए अब ये हेडिंग क्या लिखता है इसमें कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, है ना। जैसे अतीत के बारे में, जैसे कि सब कुछ तो नहीं जान सकते ना, मतलब इतना साल पहले हुआ,
कैसे लोग मतलब कुछ कुछ जितना मिलेगा उसके अनुसार ही तो हम लोग जानेंगे। और ये जानने का तरीका है, जैसे कहीं पे खुदाई हुआ वहाँ से कुछ मिल गया तो जानते थे कि अच्छा हाँ इतना साल पहले का है ये, तो उस समय औजार यूज होता था वगैरह। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या होता था, ठीक है। आगे देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे, हम अकेठुके शिकारी, पशुपालक, कृषि, है ना, ये सब के बारे में, पुरोहितों, शिल्पकार, कलाकार, संगीत या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे क्या कहता है इसमें, देखिए फिर से इसमें कहता है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे अतीत में लोग क्या खाते थे, है ना, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। जैसे आज हम लोग के घर में कई तरह का नहीं है, किसी का मिट्टी का घर है, किसी का पक्का घर है, किसी का झोपड़ी है, या जब किसी का जब पक्का घर का तो 2 मंजिला घर है, किसी का 1 मंजिला घर है, तरह तरह के घर का डिजाइन भी होता है, तरह तरह के घर भी होते हैं। तो उसी बार कहता है कि इसमें लोग जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे। आज हम लोग बहुत सी चीज़, दाल चावल गेहूँ सब वगैरह खाते हैं कि नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह सब चीज़ हम लोग खाते हैं। तो हम लोग आज खा रहे हैं ना, यही अगर पिछले पहले के लोगों के बारे में जाने के, पहले वो लोग क्या खाते थे तो भी हम लोग जान सकते हैं, कैसे कपड़ा पहनते थे। आज हम लोग कई तरह का कपड़ा पहनते हैं, तो उस तरह के भी उस टाइम के लोग किस तरह का कपड़ा पहनते थे, क्या हम लोग की तरह का कपड़ा पहनते होंगे या कुछ अलग तरह का कपड़ा पहनते होंगे, ये सब चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। किस तरह घर में रहते थे हम। आखेटक क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है, क्या, आखेटक, ठीक है। अखेटा का मतलब होता है शिकार करना, है कि नहीं, जैसे शिकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब क्या होता है कि आप लोग सुने होंगे, राजा महाराजा जो होते थे अपना मन लगाने के लिए शिकार करते थे। लेकिन उस समय के लोग, उस पहले के लोग, सिंधु घाटी यानी जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस समय के लोग कितने लोग शिकार पे जाते थे खाना जुटाने के लिए, खाना लाने के लिए। सच हम लोग खाने में क्या खाते हैं, जैसे आज हम लोग खाने में खाते हैं दाल चावल चिकन वगैरह सब खाते हैं ना, तो क्या उस समय भी दाल होता होगा, 100 साल पहले? क्या उस समय भी चिकन होता होगा, क्या आसानी से मिल जाता होगा? तो लोग कैसे खाते थे? कितने लोग पहले के लोग कई रीजन में क्या खाते होंगे, तो फल खाते होंगे, जंगली जो होते हैं उसका खाते होंगे, लेकिन कितना जंगली जानवरों को मार करके उसका मांस खाते होंगे। आखिर जीवन तो जीना होगा ना उन लोग के भी, तो किस तरह का जीवन जीते थे, क्या खाते थे उन लोग, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर पशुपालक के बारे में जानेंगे, मतलब पशुपालक का मतलब पशु पालने वाला, है ना, जानवरों को पालने वाला। इसमें बताया जाएगा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया है, क्या नहीं, ये सबको। फिर कृषि को मतलब होता है कृषि, जो खेती करता है, किसान। क्या पहले के लोग किसान होंगे, ये किसान होंगे तो किस प्रकार के होंगे, क्या खेती करते होंगे, कहाँ पे खेती करते होंगे, ये सब जानेंगे, है कि नहीं। शासकों यानी क्या पहले के लोग कोई राजा होता था उस टाइम में, है कि नहीं, या राजा जब होगा तो कहाँ का राजा होता होगा, कैसा राजा होता होगा, यही जब राजा था तो किस एरिया में राजा था, ये सब जानेंगे। व्यापारी क्या उस समय कोई, उस समय के लोग व्यापार करते थे, एक अपना वस्तुओं को दूसरा वस्तुओं से बेचते थे कि नहीं, ये जब बेचते होंगे तो फिर कहाँ बेचते होंगे, किस बाजार में बेचते होंगे, ये सब जानेंगे। पुरोहित मतलब पंडित, क्या उसमें भी पूजा वूजा होता था कि नहीं, जब पूजा होता था क्या तो क्या लोग खुद से करते थे या तो पंडित जी को बुलाते थे, ये सब जानेंगे। शिल्पकार, कलाकार, यानी उसमें कोई हाथ से बुन, शिल्पकार का मतलब होता है ना जो हाथ से बनाता है। जैसे आज हम लोग के घर में सब क्या होता है, मम्मी लोग स्वेटर बुनती है ना हाथ से, या कितना साड़ी उड़ी पे सब डिजाइन करते हैं कि नहीं, हाथ से, उसका होता है शिल्पकार। कलाकार जैसे कोई मूर्ति बना रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है कि नहीं, वो सब कलाकार में आ गया। संगीतकार जैसे कोई गीत, संगीत में जान ही रहो ना, सॉन्ग। आजकल संगीतकार में सोनू निगम, उदित नारायण, अरिजीत सिंह वगैरह हो गए कि नहीं, क्या उसमें भी कोई ऐसा रहा होगा जो गाना गाता होगा, जो गाना बनाता होगा, है कि नहीं। या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते, या क्या उसमें कोई वैज्ञानिक भी रहे होंगे, जैसे आज हम लोग थे APJ अब्दुल कलाम, आइंस्टीन वगैरह, तो क्या उसमें कोई ऐसा आदमी रहे होंगे, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं हम यही नहीं हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। देखिए इतना ही नहीं, हम लोग ये भी जान जान सकते हैं अतीत के बारे में कि उस समय के छोटे छोटे जो बच्चे थे वो किस प्रकार के खिलौने से खेलते थे। जैसे आज हम लोग टॉय का, है ना, खिलौना वाला बंदूक से खेलते हैं, कार से खेलते हैं, गाड़ी ले लिए और वगैरह 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 खेलते हैं कि नहीं, पिचकारी ले ली, कुछ भी ले लिए। तो क्या उस समय भी प्लास्टिक का होता होगा, किस प्रकार का खिलौना होता होगा उस टाइम बच्चों के लिए। आखिर बच्चा तो खिलौने से खेलेगा तो किस प्रकार का खिलौना होता होगा, कैसा खिलौना होता होगा, है कि नहीं। क्या मिट्टी का होता होगा कि प्लास्टिक का होता होगा, ये सब चीज़ जान सकते हैं। या उसमें कौन सी कहानियाँ सुनते, साथ हम लोग छोटे में कोई की कहानी सुनते हैं कि नहीं, भूत वाला, नानी से, बहुत सा कहानी सुनते हैं कि नहीं। तो उस समय के लोग क्या ऐसे ही कहानी सुनते, बच्चे सुनते होंगे जैसे आज हम लोग सुनते हैं,
आज के बच्चे सुनते हैं या कौन से नाटक तक, जैसा हम नाटक में टीवी में नहीं देखते हैं, कोई देख रहा है बाबू डब्लू, तो कोई देख रहा है वगैरह वगैरह, तो क्या उस समय भी इस तरह से कोई नाटक होता होगा? है कि नहीं? ये सब बात सोचने वाली है कि नहीं? तो ये सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। आज के तो तरह तरह के लोग गाना गाता है, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, कई तरह का लोग गाना गाता है। तो क्या उस समय भी लोग गाना गाता था बच्चा लोग? ये जब गाना गाता था तो कौन से गाना गाता था? ये सभी हम लोग इसमें जान सकते हैं, समझे? आगे देखते हैं आगे क्या है। इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है? आगे देखिए आगे क्या है, देखिए। अरे यार, आगे क्या है, लोग कहाँ रहते, देखिए आगे क्या है, लोग कहाँ रहते थे, ठीक है? देखिए आगे कि लोग कहाँ रहते थे, देखिए ऊपर जानते हैं किसी ऊपर लिखा हुआ ना कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़ा पहनते थे, घरों में रहते थे कि नहीं, कैसे, तो उसे क्या कहता है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है? देखिए इसमें क्या है, इसको कैसे हटाया जाए यार, ऐसे कर दे, ठीक है? देखिए इसमें क्या है, एक इमेज होगा, अगला स्लाइड में होगा इमेज, जैसे देखिए इसमें एक इमेज होगा अगला स्लाइड में, नहीं इसमें क्वेश्चन आ गया, सॉरी। देखिए यहाँ पे एक इमेज है ना, इसमें कहेगा कि एक नर्मदा नदी को खोजिए। देखिए यहाँ नर्मदा नदी कहाँ है, यहाँ पे देखिए आप लोग खोजिए तो नर्मदा, सॉरी इसमें जो है पूरा साफ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी है, देखिए यहाँ पर देखा नर्मदा नदी, दिख गया नर्मदा, देखिए नर्मदा नदी है ना लिखा हुआ। तो यहाँ पे पिछले स्लाइड में क्या कह रहा था कि नर्मदा नदी को खोजिए। देखिए अब हम लोग पिछले पिछले स्लाइड में चलते हैं, ठीक है? बताइए, हाँ जैसे देखिए इसको हम लोग बड़ा करते हैं, ठीक है? देखिए क्या कहता है इसमें कि मानचित्र 1 में देखिए कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। जैसे हम नर्मदा नदी खोजे ना, कहाँ था, जैसे ये हमारा इंडिया है, ये भारत है, नर्मदा नदी कहीं यहाँ पे बह रहा था कि नहीं बहा था नर्मदा, या शायद यहाँ पे था, मे बी यहाँ पे था नर्मदा। देखिए कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो नर्मदा नदी, जो हमारे भारत में जो नर्मदा नदी है, उसके तट पर, तट कहने का मतलब जैसे नदी बह रही है ना, ये नदी, तो इसके जो किनारे वाला जगह नहीं होता, किनारे वाला, इसको बोलते हैं तट, समझ गए? ये होता है तट। तो यही कहते हैं, वही कह रहा है इसमें कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी यानी नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यही रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। देखिए क्या कह रहा है कि जो नर्मदा नदी के आसपास से लोग कई लाख वर्ष पहले से रह रहे थे। ये जो लोग रह रहे थे, इसी में से कुछ लोग ऐसा थे जो बहुत अच्छा संग्राहक थे, मतलब संग्रह करते थे किसी, जैसे खाना का संग्रह हो सकते हैं, कोई वस्तुओं का संग्रह हो सकते हैं, कई तरह की चीज़ को संग्रह मतलब स्टोर करने में वो अच्छा थे, ठीक है? जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से जो परिचित, क्या कहते हैं, जो नर्मदा नदी के जो आसपास जितने भी जंगल थे, और ये जो लोग जो संग्राहक थे, वो इस जंगल से परिचित थे अच्छी तरह से। कोई जंगल में कौन सा जानवर है, कौन सा फल है, या कौन सा फल जहरीला है, क्या क्या चीज़ मिलती है, कितना बड़ा में है, कौन कौन सा पेड़ है, ये सब चीज़ों के बारे में लोग बहुत अच्छा से क्या थे, जानते थे, समझ गए? अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते। क्या कहता है इसमें कि जो लोग थे, अब भाई जो लोग रह रहा है, ठीक है, उसको भूख नहीं लगेगा, तो भूख लगने के लिए खाना भी खाएगा, खाएगा नहीं खाना, तो खाना में क्या खाता था इन लोग? तो इसमें देखिए इसमें कहा गया है कि ये जो नर्मदा नदी के तट के किनारे जो विशाल जो जंगल था ना, तो यहाँ से उन लोग को जड़ लाते थे, जो फल होता था इस जंगल में उसको लाते थे, और जो अन्य तरह के उत्पाद होता था जंगल में, उसके ऊपर इन लोग क्या करते थे, निर्भर रहते थे, समझ गए? खाना के लिए वहाँ से इन लोग अपना खाना को स्टोर करते थे, मतलब जंगल में गए, जड़ लाए, फल लाए, पत्तियाँ लाए, जो भी खाने लायक चीज़ होता था वो लाए और अपने घरों में रख दिए, इसलिए घरों में रख दिए, जो कि अच्छा से रखे ताकि कुछ दिन तक खाना चल सके, और फिर लाए। इसलिए इन लोगों को अच्छा संग्राहक बोला गया है, समझ रहे कि नहीं? आगे देखिए आगे क्या है, से संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का आखेट भी करते थे। क्या कह रहा है इसमें, देखिए ये जानवरों का आखेट भी करते थे। देखिए लिखा हुआ है ना, आखेट करने मतलब होता है शिकार करना। जैसे
जंगल है तो जंगल में जड़ रहेगा, फल फूल रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, तो वहाँ के जंगली जानवर नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। तो यही बता रहा है कि जो लोग थे, जो नर्मदा नदी किनारे जो रह रहे थे, उन लोग एक अच्छा संग्राहक थे कि नहीं। उन लोग खाने के लिए अपने जो थे, जो फूड पर निर्भर किस पे थे, तो जो आसपास का जंगल था ना उस पे थे, उसे फल लाते थे, जड़ लाते थे, और अन्य तरह का जो भी खाना चीज़ होता था उसको लाकर घर में रखते थे। और तो और उस जंगल में रहने वाले जो जानवर थे उन पर भी ये निर्भर थे, ठीक है, क्योंकि जंगल में जाते थे और जानवरों का शिकार करते थे, फिर उसको लाते थे, फिर उसको खाते थे कई दिनों तक। समझ गए, यही कह रहा है ये। समझ गए कि लोग पहले लाख, आप सोच रिपीट करिए कि कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। वो क्या थे, एक कुशल संग्राहक थे। वो अपने जो भोजन है वो भोजन के लिए किस पर निर्भर थे, तो जो जो आसपास का जो विशाल जंगल था ना उसका जड़ों पर, फलों पर और जंगल के अन्य उत्पादों पर थे। और तो और वे जानवरों के शिकार पर भी आधारित थे, अपने क्या चीज़ के लिए, शिकार के लिए। समझ गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब चलिए, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने ये सब पीछे पढ़ा ना कि कैसे पता लगाएं, अतीत के बारे में हम क्या जान जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, है कि नहीं। अब इसके बगल में क्वेश्चन है, इसी का आप लोग आंसर दीजिए। आइए देखिए, ये है क्वेश्चन, इसी का आंसर दीजिए। जैसे इसमें देखिए, आप इसी PDF में देखिए, इसी का आंसर दीजिए। जैसे क्या है कि रसीदा अखबार में किस सुर्खी को देखकर सोचने लगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि रसीदा अखबार में किस सुर्खी को देखकर सोचने लगी। जैसे पहला ऑप्शन है, कल क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, 100 साल पहले मतलब क्या हुआ था, या लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पढ़िए, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है आपके इसमें आंसर कि रसीदा अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। वह सोचने लगी, देखिए सोचने लगी, कौन सा सुर्खी था वो, 100 साल पहले का। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, क्या कर रहा है कि कल या पिछले साल क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं, बताइए। रेडियो और टेलीविज़न को देखकर, अखबार पढ़कर, या जानकार व्यक्ति से बात कर, बताइए। यह उपरोक्त सभी माध्यमों से कल क्या हुआ था या पिछले साल क्या हुआ था उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना, देखिए कि कल क्या हुआ तो उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो तुम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहले कैसे पता लगा, यहाँ देखिए कल क्या हुआ था, इसको जानने के लिए रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हैं। यह एक यहाँ पे देखिए पिछले साल क्या हुआ था, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो उस समय की स्मृति उसके पास हो। इसमें आंसर क्या होगा, डी होगा इसमें आंसर, है कि नहीं। इसमें आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये है, लोगों के पहनावे व खान पान, उनके मकान के प्रकार, शासकों व कृषकों के जीवन, उपरोक्त में से सभी, मतलब ये इनमें से सभी जानकारियों को, है कि नहीं। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर दीजिए। इसमें आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़े थे, ठीक है। चलिए, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे ना कि अगर अतीत के बारे में हमें क्या जान सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे, गंगा नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, या यमुना नदी, बताइए। चलिए हम लोग, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो बी है, नर्मदा नदी के किनारे, भी यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे लास्ट वाला में। नर्मदा तट पर रहने वाले कुशल संग्राहक क्या करते थे, जो इस क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है। तो जो नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते हैं, जिसको हम लोग कुशल संग्राहक कहते हैं, वो क्या करते थे, केवल खेती करते थे, व्यापार करते थे, जड़ फल व उत्पाद का संग्रह करते थे, नए शहरों का निर्माण। इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, जड़ फल व उत्पादों का संग्रह करते थे, जैसे उसमें दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सुनाइए, इसको हटाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि इतिहास के संदर्भ में आखेटक शब्द का सही अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इतिहास में आखेटक का मतलब क्या होता है, अनाज उत्पादन, पशुपालन करना, शिकार करना, या गीत गाना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिकार करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा भी बारिश आ गया है 10 पे पटना में, तो आपको थोड़ा सा बारिश का आवाज़ और इसका आवाज़ नहीं दे सकता है, क्योंकि
हमारे पास उतना स्टूडियो नहीं है, अपना नेगमेंट से ही आपको ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ अब इसमें आइए, रिक्त स्थान में आइए, देखिए क्या कह रहा है कि रसीदा सोचने लगी कि कोई यह कैसे जान सकता है कितने वर्ष पहले डैश हुआ था। ऑप्शन में क्या हो जाएगा खाली स्थान में, बताइए। ऊपर पढ़िएगा आप लोग, देखिए आपको हम फिर से ये कर देते हैं नीचे स्लाइड, पढ़िए कि इसमें क्या भरा सकता है। तो उसमें क्वेश्चन पूछते ना कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ था, क्वेश्चन पूछी थी उससे, है कि नहीं, क्वेश्चन उसके मन में आ गया था, ठीक है। तो वहाँ पे भरा जाएगा क्या, यहाँ पे भरा जाएगा क्या, क्या हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्लू में कि नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग अपने भोजन के जानवरों का डैश भी करते थे। तो बताइए कि जो नर्मदा नदी किनारे के जो लोग रहते थे वो अपने भोजन के जानवरों को क्या करते थे, बताइए। तो जानवरों के यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आखेट हो जाएगा। क्या, आखेट यानी शिकार, यानी आखेट, आखेट यानी शिकार हो जाएगा, ठीक है, शिकार हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए 3 क्या कह रहा है कि यहाँ रहने वाले लोग आसपास के जंगलों की विशाल डैश जड़ फल व संपदा के भांति भांति परिचित थे। बताइए क्या हो रहेगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था विशाल के बाद यहाँ पे संपदा लिखा हुआ था कि नहीं, लोग कहाँ रहते थे वाला टॉपिक में पढ़िएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ के लोग, यहाँ रहने वाले लोग आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से भली भांति परिचित है। यहाँ पे हो जाएगा संपदा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा संपदा, संपदा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही और गलत में देखिए कि अतीत के बारे में हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ए भाई, ये तो हम लोग पता लगा सकते हैं ना कौन से वहाँ उस समय के बच्चे क्या खेल करते, क्या खेल खेलते थे, कौन से गाना गाते थे, है कि नहीं, तो पता कर सकते। तो गलत हो गया, ये हो जाएगा गलत। देखिए ये हो जाएगा, पता हो जाएगा गलत। आगे देखिए नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कुशल संग्राहक और शिकारी थे। सही है भाई, क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग थे उस समय के लोग कुशल संग्राहक भी थे और शिकारी भी थे। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा सही, ये बन जाता ना, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया कंप्लीट, ठीक। अब इसका आपको देखिए, इसी का आपको ये आंसर हो जाएगा MCQ का, रिक्त स्थान का और सही गलत, ये हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब इसी चीज़ का ये हो गया क्या, शॉर्ट नोट्स है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक इधर देखिए, ये हो गया आपका शॉर्ट नोट्स, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी के बारे में इसका शॉर्ट नोट्स है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, रोल करके स्क्रीनशॉट ले करके इसको रख लीजिएगा अपने पास में, शॉर्ट नोट्स है पूरा उस टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या कहता है देखिए, अब क्या है कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगा, मतलब इसमें क्या करेगा, सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000, देखिए कितना, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ, गेहूँ तथा सॉरी यार, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले गेहूँ तथा जौ का फसलों को उपजाऊ आराम की। देखिए क्या कहता है कि जो सुलेमान और जो किरथर पहाड़ी है, कहाँ, जो उत्तर पश्चिम स्थित जो पहाड़ी, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ 8000 वर्ष पहले के जो वहाँ स्त्री पुरुष जो लोग रहते थे, वहाँ पर सबसे पहला खेती किसका किया था, गेहूँ और जौ का सबसे पहले उत्पादन किया था। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। क्या करा, वहाँ पर जो लोग रहते थे गेहूँ और जौ के खेती सबसे पहला फसल किए, ठीक है। और उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे जानवरों क्या किया, उन लोगों ने क्या पालतू बनाया। ये लोग गांव में रहते थे, ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वह स्थान क्या था, विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो क्या कहता है, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था, बताइए। तो विंध्य के जो क्षेत्र जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वो विंध्य के उत्तर में स्थित था, समझ गए।
और जो गारो और मध्य भारत के जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है, उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक, आगे देखिए, देखिए इसका क्वेश्चन करिए आप। देखिए इसका क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्या है बताइए। तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या मध्य भारत, कहाँ है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर पश्चिम है ना, सुलेमान और किर्थर, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आइए कि लगभग कितने वर्ष पूर्व मानव ने गेहूँ और जौ उपजाना शुरू किया? तो यहाँ पे 8000 वर्ष पूर्व, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 8000 वर्ष पूर्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो सुलेमान किर्थर, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि सुलेमान किर्थर क्षेत्र के लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? बताइए, भेड़ बकरी, गाय बैल, कुत्ता और घोड़ा, या ए और बी दोनों? बताइए, इसका आंसर दीजिए आपको। ठीक है, दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी होगा ना जी। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ था कि नहीं कि किसे किसे बनाया था, इसका तो आंसर हो जाएगा डी। डी में ए और बी दोनों, जैसे भेड़ और बकरी भी था, गाय और बैल था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि मानचित्र में गारो पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में दर्शाई गई है? गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण भारत या मध्य भारत। देखिए गारो पहाड़ी कहाँ है? उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर पूर्व, तो इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए कि उप महाद्वीप में सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया? गारो पहाड़ियाँ विंध्यन के उत्तर में, किर्थर पहाड़ियाँ कावेरी नदी के तट पर। यहाँ हो जाएगा विंध्यन के उत्तर में हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखा हो जैसे विंध्यन के उत्तर में। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि मानचित्र में विंध्यन पहाड़ी के ठीक नीचे कौन सी नदी बहती है? बताइए, तो विंध्यन पहाड़ी के ठीक नीचे कौन सी नदी बहती है? बताइए, नर्मदा है ना जी। देखिए यहाँ पे नर्मदा होगा। देखिए यहाँ ये है विंध्यन पहाड़ी और ये आपका नर्मदा नदी, ठीक नीचे कौन सा नदी है? नर्मदा नदी, समझ गए। आइए फिल इन द ब्लैंक्स में देख लीजिएगा। तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के क्षेत्र में रहने वाले आरंभिक लोग मुख्य रूप से डैश में रहते थे? किस में रहते थे? तो गाँव में रहते थे, है कि नहीं, गाँव में रहते थे। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में डैश पहाड़िया क्षेत्र। ये भाई यहाँ पे लेकिन ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर आप लोगों का आंसर दे दिया गया है, इसको सब आंसर इसी से देख लीजिएगा। देखिए सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के क्षेत्र में रहने वाले आरंभिक लोग मुख्य रूप से गाँव में रहते थे। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में डैश पहाड़ियाँ ऐसा क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ। कौन से है वहाँ पे क्या भराएगा? तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में क्या हो जाएगा? विंध्यन हो जाएगा। विंध्यन पहाड़ी है ना, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ था, पढ़ लीजिएगा इसके बगल के PDF में। ठीक है, फिर भारत के पश्चिम की ओर डैश सागर और पूर्व की ओर बंगाल खाड़ी है। तो पश्चिम की ओर कौन सा हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा ना। देखिए जब हम मैप पढ़ते हैं ऐसे कर लीजिए, इसका हो जाएगा पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो इधर होता है पश्चिम यानी वेस्ट। पश्चिम में कौन सा है? देखिए अरब सागर है कि नहीं, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, आगे देखिए सबसे पहले गेहूँ और सही गलत में कि सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाने की शुरुआत गारो पहाड़िया के निवासी ने की थी। सही है कि गलत है? बताइए, गेहूँ और जौ कहाँ हुआ था? गारो पहाड़ी में हुआ था, नहीं ना जी, तो ये तो गलत है, ये हो जाएगा गलत हो जाएगा आपका। और विंध्यन पहाड़ी देखिए यहाँ पे छोटा कर रखते हैं, ये जो गेहूँ और जौ है वो तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ी जाने हुआ था ना। हाँ देखिए विंध्यन पहाड़ी भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में? विंध्यन पहाड़ियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य क्षेत्र में स्थित है, तो सही हो जाएगा, है कि नहीं? तो सही है ना, सही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये हो इसका शॉर्ट नोट्स। ठीक है, जैसे देखिए पढ़ लीजिए कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व समय कृषि और पशुपालन कारण में क्षेत्र रहने वाले पुरुष सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाएँ। देखिए हो गया, ये आपका शॉर्ट नोट्स, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए ये हो गया उत्तर पूर्व में मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ियाँ, इसको भी देख लीजिएगा, ये हो गया शॉर्ट नोट्स।
देखिए आगे क्या है। हाँ यहाँ पे क्या है देखिए, हाँ यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पढ़िए देखिए क्या कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मतलब जो मानचित्र था पीछे उस पर सिंधु नदी कहाँ है और उसके सहायक नदी कहाँ, देखिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ है। अरे यार ये क्या हो गया इसको, चल क्यों नहीं रहा है ये, हैंग कर गया क्या। हाँ देखिए दिखाते हैं, देखिए देखिए ये जो था ना ये मानचित्र, देखिए ये मानचित्र था। यहाँ सिंधु नदी खुद देखिए, सिंधु नदी कहाँ, देखिए ये है ना सिंधु नदी, देखिए ये है आपका सिंधु नदी है कि नहीं, देखिए ये है आपका सिंधु नदी है कि नहीं, ये मिल गया आपको, ध्यान में रखिएगा। चलिए उस स्लाइड पे चलते हैं, क्या कह रहा है वो। देखिए मानचित्र पर सिंधु थे उसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। हम लोग पता लगा लिया, ठीक है। अब सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे ये देखिए सहायक नदी किसे कहते हैं, जैसे ये एक बड़ी नदी है कि नहीं, देखिए एक बड़ी नदी है, ठीक है। अभी इसमें इधर से आगे कोई नदी जाके मिल रहा है, देखिए इसको बोलते हैं सहायक नदी। जो ब्लू कलर से है ना ये है सहायक नदी, और जो रेड वाला है क्या है, एक बड़ी नदी है, ठीक है। तो इसको ब्लू कलर वाले को बोलेंगे सहायक नदी। लगभग 4700 वर्ष ईस्वी पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जैसे ये जो सिंधु नदी है, इसका जो आसपास का जो मेन है सिंधु नदी, अब इसका जो सहायक नदियाँ है, यही नदी के आसपास में आज से 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर इसी के आसपास खिले फुले, मतलब इसी के आसपास बसे या उत्पन्न हुआ, विकास हुआ, ठीक है। और गाँव व इसके सहायक नदियों के किनारे, सॉरी गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हो। देखिए तो इस सिंधु नदी के किनारे जो नगर का फल फूला 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा और इसके सहायक नदियों के किनारे और समुद्री तट के इलाकों में कितना वर्ष पहले हो गया था, 2500 वर्ष पूर्व हो गया। देखिए ईसा पूर्व में क्या होता है ना, तो डेट पीछे जाता है। जैसे आज 2026 है, ईसा पूर्व में अगर आप कहिएगा तो अगला 2025 आएगा, अगला साल तो उसका अगला साल 2024 आएगा, फिर 23 आएगा, ये हो जाएगा ईसा पूर्व में। अब ईस्वी में क्या था, आगे बढ़ता है, जैसे 25 था, 26 था, 27 आएगा, 28 आएगा, ऐसे होगा, समझ गए। ये दोनों डिफरेंस होता है। आगे देखिए क्या है, गंगा तथा इसके सहायक नदियों, गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग इस साइड में आइए, फिर से इस अथी में देखिए, इसमें गंगा नदी कहाँ है, देखिए ये है गंगा, और सोन नदी कहाँ है इसमें, देखिए ये है सोन नदी। हम लोग पता लगा लिए गंगा नदी, इसके सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी, ठीक है। अब चलिए उस स्लाइड में फिर से, हाँ देखिए गंगा के दक्षिण में, दक्षिण समझ गया ना, ये जो मैप है तो हो जाएगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसको ध्यान रखिए, हो जाएगा दक्षिण। ये है कि गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध ने वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो पहले का जो मगध था वो कहाँ था, तो गंगा नदी के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ था। उस क्षेत्र क्या बोले जाते हैं, मगध, जिसको आज क्या बोलते हैं, बिहार बोलते हैं, ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। ये जो मगध था एक साम्राज्य था, इसका जो शासक था, जो राजा था, जो राज करने वाला था, क्या था, बहुत शक्तिशाली था। और उन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापित किया, और इतना शक्तिशाली था कि उन लोगों ने मगध साम्राज्य सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई, और देश के अन्य भागों में भी ऐसे ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी रही, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं। क्या कहता है कि चलो आज भी लोग एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करता है कि नहीं, तो लोग क्यों जाता है बताइए, कोई काम के तलाश में जाता है ना, कोई अपना शिक्षा ग्रहण करने जाता है, कोई वहाँ के कल्चर को जानने जाता है, कोई घूमने जाता है। यही सब आइडियोलॉजी होता है ना आज के घूमने का, कहीं दूसरे देश में जाने का, दूसरे महाद्वीप में जाने का, या तो फिर दूसरे जगह जाने का, है कि नहीं।
तो उस समय के लोग भी इसी सोच से लोग घूमते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। कोई जाकर वहाँ ज्ञान प्राप्त किया, कोई जाकर वहाँ शिक्षा दिया, कोई वहाँ के जाके बारे में घूमा, कोई वहाँ के बारे में कल्चर जाना, कोई वहाँ जाकर देश को देखा। तो ऐसे भी लोग पहले भी लोग घूमा करते थे, यहाँ से वहाँ जाया करते थे। लेकिन उस समय आज जैसे गाड़ी उड़ी नहीं होता था, आज जैसे एरोप्लेन नहीं होता था, उसमें लोग पैदल यात्रा करते थे, घोड़ा पे यात्रा करते थे, है कि नहीं। तो उस समय जो हिमालय के जो ऊँचे ऊँचे जो पर्वत हैं, जो पहाड़ हैं, कभी कभी रेगिस्तान पड़ गया, तो कभी कभी नदी आ गया, तो कोई समुद्र से आ रहा, तो इस सारे जो बाधाएँ को पार करके भी लोग आते थे। ये सब के कारण जो रास्ता जोखिम भरे होता था, मतलब लोग कोई गया तो कोई पहाड़ में मर गया, कोई 10 को 7 की निकला तो एगो पहुंचा, 9 गो उधरे मर गया, कोई समुद्र में डूब गया, कोई रेगिस्तान में पानी की वजह से मर गया। मतलब जोखिम भरा होता था पर असंभव नहीं, फिर भी लोग एक जगह से दूसरे जगह लोग जाता था, समझ गए। यानी कि पहले के जो यात्रियों का जो रास्ता था, जो हिमालय के जैसे वो जो पर्वत पहाड़ी और रेगिस्तानों नदियों और समुद्र की वजह से जोखिम भरा होता था, लेकिन असंभव नहीं, लोग आया जाया करते थे, समझ गए। अतः अभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। जैसे अभी बताया ना, उस समय के लोग भी देखिए, कभी कोई लोग काम की तलाश में यहाँ से वहाँ गया, या कभी कोई इस क्षेत्र में रह रहा है, यहाँ बाढ़ आ गया तो यहाँ से लोग व्यस्त होकर यहाँ चला गया, ऊंचा स्थान पर चला गया ताकि लोगों को जान बच सके, है कि नहीं, ऐसे इस कारण चला गया। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, जैसे एक राज्य यहाँ है, एक राज्य यहाँ है, तो यहाँ से लोग यहाँ गया, सेना से मारपीट किया, यहाँ राज्य को स्थापित कर देते लोग, यहाँ से फिर लोग यहाँ से यहाँ चला गया। इस तरीके से होता जाता था, एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते थे, है कि नहीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरा स्थान आते जाते रहते थे। और फिर जो व्यापारी थे वो भी तो अपना व्यापार करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश, तो उन लोग भी तो चलेंगे अपने साथ में, तो इसलिए उन लोग भी जाते आते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। मतलब जो धार्मिक गुरु होते थे वो अपने ज्ञान को बांटने में, आज ये गांव में है तो कल उस गांव में चले गए, आज इस कबीले के कस्बे में है तो कल उस कस्बे में चले गए। मतलब उन लोग फिर अपना ज्ञान बांटने के चक्कर में, ज्ञान बांटने के उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कौन? धार्मिक गुरु। व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता था? ताकि वो अपने सामान को बेच सके। लोग क्यों जाते थे? ताकि वहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आ गया उनके गाँव में, बाढ़ आ गया तो लोग यहाँ से वहाँ चला गया, कोई सेना आ गया लड़ाई करने आ गया तो लोग यहाँ से वहाँ चले गए, कोई काम के तलाश में गया, कोई घूमने गया, है कि नहीं। ये सब कारण हो गया कि नहीं, ठीक है। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज, अब कुछ लोग जो थे वो नए और अच्छे से स्थानों को खोज के ले जाते थे कि उनको मनोरंजन मिलता था कि अच्छा हाँ हमने आज भारत खोज लिया, हमने चाइना गया, चाइना में हमने ये खोज लिया, ये रास्ता खोली। मतलब लोग को खोजने की इच्छा होता है कि नहीं, आज भी लोग ऐसा करते हैं, लोग समुद्र की यात्रा करते हैं खोज सके नई नई चीज़ें, आज भी खोज हो रहा है कि नहीं। और कुछ लोग उत्सुकता से जाते थे, जैसे कि आज हमको उत्सुकता है, मन कर रहा है कि मैं भारत से पाकिस्तान जाए, नेपाल जाए, चाइना जाए, अमेरिका जाए, घूमे पूरा, हमको खूब मन कर रहा है। तो किसी को उत्सुकता है नहीं, मन कर उसके सब जाते थे, है कि नहीं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने के अवसर मिले थे। आज हम बिहार में हैं तो हम बिहार में यहाँ से वहाँ जाएंगे, कहीं बिहार में मगही बोला जाता है, कहीं भोजपुरी बोला जाता है, कहीं मैथिली बोला जाता है। तो क्या करेंगे, हम मगही क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ से मैथिली जाएंगे तो हम मैथिली सीखेंगे, हमें कल्चर जानेंगे, वहाँ के लोग से जानेंगे, तो क्या हमारा नॉलेज बढ़ेगा ना, कल्चर बढ़ेगा नहीं, हम जान पाएंगे बिहार कितना अच्छा है, कितना डाइवर्स है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक संपदाओं का आदान प्रदान और लोग सीखने के इच्छुक होते हैं, समझ गए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, जैसे यहाँ देखिए कि दक्षिणी एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी जो हमारा जो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान और श्रीलंका है, ये दक्षिणी एशिया में आता है। जैसे देखिए बताते हैं ये सब देश कहाँ कहाँ, जैसे ये हो गया हमारा भारत, ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान, ठीक, ये हो गया यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, ये हो गया ऊपर पर नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, ये हो गया आपका श्रीलंका हो गया नीचे, है कि नहीं। इधर आपका कहीं ये अफगानिस्तान के इधर हो गया, आपके यहाँ पे ईरान हो गया, जहाँ लड़ाई चल रहा है अभी आप लोग जानते होंगे, ईरान हो गया, इधर हो गया आपका म्यांमार हो गया। ये सब जो पड़ोसी देश है, यहाँ पे चीन हो गया, ये सब कैसे में दक्षिणी एशिया में आते हैं, ठीक है। दक्षिणी एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन जो दक्षिणी एशिया है ना, ये एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और तथा बाकी
एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो जो एशिया, जो दक्षिणी एशिया, इसको क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे क्या कह रहा है? लिखा क्या कह रहा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? जैसे पहले लोग यात्राएं क्यों करते थे, आप लोग जानेंगे। धार्मिक गुरु होते थे, वो धर्म को प्रचार कर लेगा, अपने ज्ञान को बांटा। व्यापारी व्यापार के लिए गया, सेना लड़ाई के लिए गया, और आम आदमी काम के लिए था, प्राकृतिक आपदा के कारण गए, तो जान गए। तो आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? जैसे कहता है कि एक बार फिर से मानचित्र मान को देखो, आप लोग देख लीजिएगा अपना बुक में नोट करके। ठीक है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। जो हमारा जो उपमहाद्वीप है, जो हमारा एशिया है, उसमें प्राकृतिक जो है, जैसे पहाड़ियाँ है, समुद्र है, इसे क्या करते हैं? उसका प्राकृतिक क्या करते हैं? सीमाओं का निर्माण करते हैं, है कि नहीं? हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जैसे इस पहाड़ को पार करना, समुद्र को पार करना, पर्वतों को पार करना लोगों के लिए आसान नहीं था, एकदम बहुत ही मुश्किल था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, जिन्हें लगा कि हम ये कर सकते, वो चाह लिए कि हम लोग जाना है पार, तो जाना है तो कर गया। वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। जैसे उन्हें माउंट एवरेस्ट, मतलब चीन जाना, चीन से कोई आया भारत में तो पूरा दिन पार करके आया। किसको? हिमालय को। वास्को डी गामा जब आया तो पूरा समुंदर को पार करके आया भारत में, है कि नहीं? तो जो चाहा वो कर दिया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, और कुछ लोग इस एशिया से बाहर से आए और लोग यहीं लोग बस गया। लोगों के अगला स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन हो गया, देखिए इसका हो गया। देखिए यहाँ देखिए लोगों के देखिए यहाँ पे क्या है कि लोगों के, वहाँ जो छोड़े थे ना उसका यहाँ थोड़ा सा पड़ा हुआ है कि लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। जैसे कोई चाइना से आया, कोई नेपाल से आया, कोई भूटान से आया, सब वहाँ के क्या किया, अपने अपने कल्चर को सिखाया, हमको सीखा। और यहाँ पे तरह तरह का भी कल्चर हो गया, जिसकी वजह से हमारा सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हो गई। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते रहे। जैसे हम लोग देखिए ना, और देखिए हम लोग ये नहीं होता है कि कोई, जैसे आज हम लोग यहाँ खाना हाथ से खाते हैं, ठीक है, भारत में खाना हाथ से खाया जाता है। चाइना में उसको चॉपस्टिक बोलते हैं, लकड़ी से लोग खाता है। तो लोग यहाँ आया, उसको सिखाया हम लोग कि चॉपस्टिक क्या होता है, कैसे होता है, कैसे खाया जाता है। हम लोग पहले मोमोज हम लोग जानते थे नहीं ना, तो मोमोज क्या हुआ, नेपाल लोग हमको सिखाया, चाइना से लोग आया, हम लोग मोमोज बना सिखाया, खाना बनाना, कई तरह की चीज़ सिखाया कि नहीं, हम लोग भी उसको सिखाएँ। भारत से भी कुछ सीखा उन लोग, तो उन लोग का भी कल्चर, सांस्कृतिक परंपरा आगे बढ़ा, हम लोग के बढ़ा। उन लोग किस प्रकार से कोई चीज़ बनाता है, हम लोग कैसे बनाते हैं, तो लोग एक दूसरे से क्या किया, सीखा, देख के सीखा, कैसे भी सीखा। तो इससे क्या हुआ, हम लोग के बारे में बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हम लोग का नॉलेज उन लोग का ही बढ़ा, यही बताता है। तो इस आवागमन से हमारा सांस्कृतिक परंपरा में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यानी समृद्ध हुआ हमारा सांस्कृतिक परंपरा। समझ गए? चलिए पीछे आते हैं। ये पढ़ लिए थे ना, इसमें क्वेश्चन करिए इसको, ठीक है। तो देखिए, सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर का फले फूले थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, सामने दिख रहा होगा, 4700 वर्ष पूर्व। गंगा, क्वेश्चन नंबर 2, गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सब देख करके इसमें आंसर मारिएगा। फिर प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए, ये जो गंगा नदी थी इसके दक्षिण में कौन सा था? मगध था ना। तो यह जगह क्या, मगध यानी वर्तमान बिहार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? सिंधु है, कावेरी है, सोन है या गोदावरी है? तो हम लोग मैंने सोन पढ़ा था कि नहीं, ये गंगे है, यहाँ से फिर सोन मिला था, तो सोन नदी था। फिर प्राचीन समय में लोग यात्रा किस कारण से करते थे? जैसे ये हो गया, काम की तलाश में, हाँ सही है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, हाँ ये भी सही है। धार्मिक शिक्षा का व उत्सुकता, ये भी सही है। या उपयुक्त में से कारणों से सभी, यानी सभी, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर है, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं?
जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, या जो सीधे समुद्र में गिरती है, या जो पहाड़ से निकलती है, जो केवल वर्षा ऋतु में बहती नहीं। सहायक नदी का दिखा हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सहायक नदी, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहायक नदी। ठीक है, चलिए अब आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स पे। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है कि दक्षिण एशिया को पहाड़ों, समुद्र, पर्वतों से बटे होने के कारण पराये से क्या कहते हैं, इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। देखिए यहाँ पे उपमहाद्वीप कहते हैं ना, देखिए यहाँ पे उपमहाद्वीप लिखा हुआ है, इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अगर देखिए प्राचीन काल में डैश के शासन बहुत अधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। किसका, मगध। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए, मगध के शासक क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विभिन्न यात्राओं से प्राचीन काल में लोगों को एक दूसरे के डैश को जानने का अवसर मिला। किसे जानने का मिला बताइए, जो लोग जाता था उसको क्या चीज़ जानता था, तो विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हमें देखिए आप ट्रू और फॉल्स बताइए कि हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों और रेगिस्तानों के कारण प्राचीन काल में यात्राएं पूरी तरह असंभव थी। नहीं भाई, तो गलत हो गया यार, असंभव नहीं था, हाँ कठिन था पर असंभव नहीं था। नहीं वो कैसे करें अब, देखिए ये तो गलत है, कठिन था पर असंभव नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आते हैं। हाँ ये सही है, एक ये है, ये 100% सही है, ये सब आते हैं, है कि नहीं। इसका आंसर देख लीजिएगा, मेरे PDF में उतना नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ये हो गया, आपका आंसर हो गया, ये मिला आप लोग क्वेश्चन उसको पढ़ मान लीजिएगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका शॉर्ट नोट्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यही NCERT का शॉर्ट नोट्स है, ये सब चीज़ें। ठीक है, देख लीजिएगा, कुछ उससे मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसको ले लिया होगा। आप तक आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें सब लिखा हुआ, मगध विशाल राज्य का स्थापना की गई, इसी प्रकार राज्यों के देश में अन्य समय में स्थापना की गई। ठीक है, चलिए भारतीय उपमहाद्वीप और प्राचीन यात्राएं, ये भी शॉर्ट नोट्स हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें ये नोट्स में आपको सिर्फ नदियों के किनारे विकास और गंगा नदी है। इसमें और हम लोग क्या पढ़े थे कि लोग यहाँ से वहाँ यात्रा करता था ना, उसके बारे में हो गया, उस यात्रा का शॉर्ट नोट्स हो गया। ठीक है, काम के तलाश में प्रकृति का विजय और विश्वनाथ वगैरह, यात्रा की दुर्गा में प्रणाम संस्कृति, ये सब देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, बाकी उसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसे विषय का शॉर्ट नोट्स है। अगर देखिए अब है देश के नाम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे। देखिए, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। देखिए जो हमारा देश है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो भारत बोलते हैं, तो फिर इंडिया बोलते हैं। इसका देश का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसका जो इंडिया है इस शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुआ है। किससे, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा। एटलस आपका मतलब वो मैप का जो किताब होता है एटलस, उसको बोलते हैं, उसमें ईरान देखिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए क्या कहा इसमें, कि अब अपने एटलस में देखिए है क्या, ईरान और यूनान देखिए। ठीक है, यहाँ से लोग आज से 2500 वर्ष पूर्व पहले क्या आया था इस क्षेत्र में, हमारे के क्षेत्र में आया था क्या, सिंधु नदी के क्षेत्र में। तो उन लोग यूनानियों ईरानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस कहा और इंदोस कहा। क्या क्या कहा, हिंदोस और इंदोस। और इस नदी के पूर्व में जो हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहाँ बताते हैं आपको, ये हमारा ऊपरे वाला भारत है कि नहीं, तब यहाँ से ना सिंधु नदी जा रहा है ना, तो इसका तो पूर्व में हुआ ना, मैप में क्या होता है इधर पूर्व होता है, तो इसके पूर्व में इस क्षेत्र के ईरानियों ने क्या कहा, इंडिया कहा। अब भारत नाम का प्रयोग
उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, समूह के लिए किया जाता था। देखो 250 वर्ष पूर्व पहले ईरानी यहाँ आया, जिन्होंने सिंधु नदी को क्या किया, हिंदोस और इंदोस कहा, और सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले स्थित जो स्थान थे उसको क्या है, इंडिया कहा। अब भारत का क्यों, अब भारत नहीं, सॉरी, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। मतलब जो भारत था वो उत्तर पश्चिम में एक समूह रहते थे, उसको बोलता था लोग इन लोग क्या, भारत, ठीक है। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति कौन सा, ऋग्वेद में मिलता है। ये जो भारत है जिसको लोग, इस समूह को लोग भारत बोलता था, उसका जो उल्लेख है कि हाँ भारत नाम से लोग बोलता था पहले, वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। कितना पुराना है ये, लगभग 3500 वर्ष पुराना है। अब बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, बाद में किसके लिए होने लगा, देश के लिए। चलिए आज के लिए, अब कल, आज इतना ये हो गया, देश का नाम कैसे पढ़ा, इसका एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इसका एक क्वेश्चन, इसको देखिए। पहले के प्राचीन काल में लोगों के आवागमन के मुख्य रूप से किसे समृद्ध किया, केवल व्यापार को, सांस्कृतिक परंपराओं के, संस्कृति के आधुनिक तकनीकों को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडिया शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द से निकला है, तो इंडिया किससे निकला है, इंडस से निकला है। किससे निकला है, इंडस से निकला है। बताएं आपको इंडिया किससे निकला है, इंडस से निकला है, ठीक है। इंडिया शब्द को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, इंडस शब्द को संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं, ठीक है। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले किन प्रवासियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस कहा, तो हो जाएगी ईरानी और यूनानी हो जाएगा, ठीक है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के किस दिशा में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, बताइए किस दिशा में स्थित था, वो पढ़ाया था ना अभी हम, पढ़ा, बताइए। तो हो जाएगा पूर्व दिशा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए होता था। इसका उल्लेख किस वेद में है, इसका वेद ऋग्वेद में है, ठीक है। चलिए इसका आप लोग आज के लिए आपको होमवर्क है, देखिए आपके होमवर्क क्या है, आप लोग ये अब आज होमवर्क आप लोग के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स, और ये क्या है, सही गलत आप लोग इसका बनाइएगा, अपने मन से बनाइएगा, ठीक है। पहले इसको अपने मन से बनाइएगा, क्योंकि इसका तो उत्तर आपको मिल ही जाएगा इधर, देखिए इसका आंसर भी है, कि इसको पहले अपने मन से बना लीजिएगा और कमेंट करिएगा, जिसका सही रहेगा, मतलब जो सब देख के बनाएगा, जो सही से बनाएगा, जो सही रहेगा उसको हम क्या हार्ड दे देंगे ताकि सही हो जाएगा। तो सब लोग देख ही लीजिएगा आंसर, फिर भी ट्राई करिएगा अपने से बनाने का, पढ़ के PDF से, ठीक है। इसका ये हो जाएगा आपका शॉर्ट नोट्स, कैसे पढ़ा देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट नोट्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। इस पर आप लोग लाइक करें, है कि नहीं, और कमेंट करिए कैसा लगा आपका वीडियो, और क्या क्या इम्प्रूव करने की जरूरी है हमारे वीडियो में, ये सब चीज़ें, ठीक है। थैंक यू। और हम लोग कल के क्लास में क्या पढ़ेंगे, देखिए हम लोग अब कल के क्लास में पढ़ेंगे, देखिए ये अतीत के बारे में कैसे जाने, ये हम लोग का कल का क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो का मतलब, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। आप लोग उस होमवर्क को करिएगा फिर से, और शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक। थैंक यू। लाइक करिए।